एल्कोहल में अगर हम लोग NaBr और H2SO4 डाल दें तो भी क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपका एसिड है, ये आपका मेटल है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। वो हाइड्रोजन ट्रैप करेगा ये एल्कोहल ताकि वाटर बना पाए और फिर से क्या R+ जनरेट होगा और Br उससे कनेक्ट होगा, तो RBr बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा जो सोडियम करेगा और साथ में क्या आएगा, वाटर आएगा। तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फर्दर सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप बाय हैलोजन एटम। तो बहुत आसान सा रिएक्शन है ये। तो ये थे अब तक के जो भी हैं एल्कोहल से प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं, ठीक है। अब दूसरे तरीके का हम लोग देखने जा रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, या उसके पहले यहाँ पे देखो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन्स फिनॉल कैन नॉट बी यूज इन दीज मेथड्स बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जैसे एल्कोहल में ही हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अब तक जितने भी मेथड हमने यूज किया उसमें हर जगह एल्कोहल आपने देखा कि एल्कोहल हमने लिया, लेकिन वो एलिफैटिक एल्कोहल होंगे। कभी भी आप एरोमेटिक एल्कोहल नहीं ले सके चल सकते, क्योंकि एरोमेटिक एल्कोहल लेके चलोगे तो इस OH ग्रुप का निकालना, या H अगर आ भी गया इसके पास तो यहाँ से H2O बन के टूट के निकलना बहुत ही मुश्किल काम होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एलिफैटिक एल्कोहल लेके तो चल सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्कोहल लेके नहीं चल सकते। यानी कि जो भी मेथड्स हमने पढ़ा उस मेथड से हम लोग कभी भी हाइलोएरिन्स नहीं बना सकते। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप फिनॉल का अगर क्या कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करोगे, रियल हाइब्रिड बनाओगे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। यानी कि जितना इजीली एलिफैटिक यानी कि ROH में से ROH से OH वाटर बन के निकल सकता है, उतना आसानी से इस केस में नहीं हो सकता। और इसीलिए ये उतना आसानी से क्या, बहुत डिफ़िकल्ट है इस OH को निकालना यहाँ से, क्योंकि O टूटना ही नहीं चाहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है और मजबूती से ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से। समझ में आई बात? तो C डबल बॉन्ड O कैन नॉट बी ब्रेक एज ईजिली एज एलिफैटिक एल्कोहल। जैसा कि उसमें आप आसानी से उसे ब्रेक कर सकते थे, यहाँ पे आप आसानी से उसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो बात क्लियर हो गई होगी कि हम लोग हाइलोएरिन्स इन सभी मेथड से नहीं बना सकते जो मेथड्स हमने पीछे पढ़े अब तक। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो ये पॉइंट इसे नोट करके लिख लेना यहाँ पे, नोट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो है बाई हाइड्रोकार्बन। अच्छा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, हाइड्रोकार्बन से यानी कि कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे कि एल्केन, कम टोटल एल्केन जो है आपकी वो हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन से कैसे बनाएंगे? तो वो फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन, बाई फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन, ये रिएक्शन आप जान गए होंगे पहले से ही, 11th में भी हमने पढ़ा और फिर अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा है इसमें, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जांपल। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो इसमें HNuCl2 और कोई भी आप एल्केन लोगो तो ढेर सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालोगे Cl को लगाओगे, या यहाँ से हाइड्रोजन को निकालोगे Cl को लगाओगे, बात एक ही है और एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालो, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, अगर इन दोनों में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकालते हो तो एक प्रोडक्ट और बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं और ये दोनों भी क्या हैं, सिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं। इधर से करो निकालोगे तो 1 पे, इधर से निकालोगे तो 1 पे, तो हर बार यही बनेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ से अगर निकालोगे तो ये दो सेकंड पोजीशन है, इधर से सेकंड पोजीशन है और इधर से भी क्या है, सेकंड पोजीशन है। तो आप यहाँ से निकालोगे या यहाँ से निकालोगे तो एक ही प्रोडक्ट यहाँ से भी बनेगा। तो दो प्रोडक्ट इस केस में बनेंगे। अब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो वो कौन सा बताएगा, कौन बताएगा? वो बताएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म आप कौन सा फॉलो करते हो। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमें पता है कि इस वाले रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हमारा क्या है, वो है फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले 3 स्टेप हमें पता है ये पहले से ही। चेन इनिशिएशन, चेन शुरू होता है यहाँ पे, 2Cl प्री रेडिकल बनता है, सनलाइट इस पर स्ट्राइक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, प्री रेडिकली हाफ डिवाइड हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से। ये फ्री रेडिकल जो एल्केन है आपका, उससे एक हाइड्रोजन को ब्रेक करके एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, जैसे कि ये आपका एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फाइनली जो फ्री रेडिकल आपका Cl बच गया है उसके साथ कंबाइन करके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 3 स्टेप का है। पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन, शुरुआत हो गई चेन की। दूसरा है चेन प्रोग्रेशन, मतलब चेन आगे बढ़ गया जिसमें आपका एल्केन भी इन्वॉल्व हो गया,
ठीक है। और थर्ड जो है वो है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा जब भी Cl फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, CH3Cl बना लेंगे और एक एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर होगी ना बात। इस रिएक्शन को आप वीडियो में पहले ही देख चुके हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो ये बेस्ट मेथड नहीं है, वहाँ पे सारी बातें डिस्कशन की गई हैं। ये बेस्ट मेथड क्यों नहीं है, देख रहे हैं क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ढेर सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कोई एक पार्टिकुलर अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो उसके साथ और भी साइड प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक मिक्सचर मिलेगा ढेर सारे प्रोडक्ट्स का। और इसीलिए किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का ये बेस्ट मेथड नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो देखो, इन दिस रिएक्शन a free radical intermediate is formed and the stability of free radical is 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे देखो CH3 फ्री रेडिकल बना था ना, याद है, ये है हमारा इंटरमीडिएट, दिस वन इज और इंटरमीडिएट। तो इस केस में भी इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ से H निकालोगे, H निकाल दो तो यहाँ CH2 फ्री रेडिकल और साथ में ये पूरा ग्रुप लगा रहेगा, तो वो पहला फ्री रेडिकल, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से आप H निकालोगे तो यहाँ पे CH फ्री रेडिकल साथ में ये CH3 होगा और इस तरफ ये दोनों जुड़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, एक H गायब होगा और वहाँ से क्या होगा, Cl आके जुड़ जाएगा आपको, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि ये वाला जो है आपका 1 डिग्री का होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो 1 डिग्री होगा, बीच में है तो क्या होगा 2 डिग्री होगा। तो हमें पता है 2 डिग्री वाला जो फ्री रेडिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो बनेगा वो 2 डिग्री का होगा, इसके लिए क्या होगा 1 डिग्री का होगा। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और इसीलिए क्या होगा 2 डिग्री वाला जो इंटरमीडिएट बना वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वहाँ से क्या मिलेगा आपको, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनर। कभी कभी कोई एल्केन दे देगा और आपको पूछ लेगा कि बताओ तो टोटल प्रोडक्ट लिख दो, जितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आप सभी प्रोडक्ट लिखोगे अलग अलग तरह के हाइड्रोजन को निकाल के, जितने भी तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने ही तरह के क्या होगा, प्रोडक्ट आपके बनेंगे। क्लियर है बात। तो ये था स्टेबिलिटी के लिए। तो in this reaction a free radical intermediate is formed and the stability of free radical is 3 degree is greater than 2 degree is greater than 1 degree। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। This is not a best method to prepare alkyl halide because a mixture of isomer of alkyl halide is obtained। ढेर सारे आइसोमर मिल जाएंगे आपको with almost same boiling point, और उनको अलग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि लगभग उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट मेथड नहीं। थर्ड मेथड देखो, थर्ड बात जो इसमें बोली गई वो है क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज़ ईजी बाय दिस मेथड। मतलब आसानी से आप क्लोरीनेशन करा सकते हो, आप ब्रोमिनेशन भी आसानी से करा सकते हो। बट फ्लोरीनेशन इज़ ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा तेज़, मतलब ब्लास्ट के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बहुत ही तेज़ी से, साउंड के साथ, क्रैकिंग साउंड। बट फ्लोरीनेशन इज़ ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन एंड वेरी फास्ट। फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड इट कैन रिएक्ट इन डार्क। मतलब कि जैसे यहाँ सनलाइट की ज़रूरत थी नहीं, Cl2 से करा रहे थे या ब्रोमीन से कराओगे तो यहाँ सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन से कराएं तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन हो सब, अगर फ्लोरीन है काफ़ी अमाउंट में तो किसी भी हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इतना हाईली रिएक्टिव है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सनलाइट में इस रिएक्शन को कराओ, ये डार्क में, अंधेरे में भी हो सकता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसी वजह से क्या है कि फ्लोरीनेशन हम नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मान लो कि मैं CH3F बनाना हो मुझे, तो मैं कभी नहीं बना सकता इस मेथड से। क्यों? क्योंकि वो एक ही हाइड्रोजन को सिर्फ निकाले, ये कोई ज़रूरी तो नहीं, वो सभी को निकाल सकता है। यहाँ तक कि कार्बन अगर ज़्यादा लंबी चेन है तो कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देगा, सारी चीज़ें तोड़ देगा। हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं सारी चीज़ें, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या मतलब है कि हम लोग एल्काइल फ्लोराइड बना ही नहीं सकते? बिल्कुल बनाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, लेकिन कोई उसका अलग तरीका ढूंढ के, इस मेथड से तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप समझ गए होंगे कि ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि हम जिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की आशा कर रहे थे वो निराशा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सभी को रिएक्ट कर लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। क्लियर होगी बात। तो फ्लोरीनेशन हम लोग इस मेथड से नहीं करा सकते। अगला जो बात है वो है आयोडीनेशन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम आयोडीनेशन कराना चाहें, मतलब कि अल्काइल आयोडाइड जैसे एल्काइल फ्लोराइड हम इस मेथड से नहीं बना सकते, वैसे ही एल्काइल आयोडाइड भी हम लोग इस मेथड से नहीं बनाना चाहते। उसके पीछे वजह यह है कि जब हम आयोडीनेशन करा रहे होते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब कि ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि एक बार बनेगा तो थोड़ा सा अमाउंट बन भी गया तो वो क्या होगा, वापस ब्रेक होके मीथेन और I2 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में बात। तो बहुत बेकार मेथड है ये आयोडीनेशन के लिए भी। तो क्या
आयोडीनेशन भी हम लोग इस मेथड से नहीं कराएंगे, बल्कि इसके लिए भी क्या करेंगे, कोई एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका ढूंढेंगे ताकि मैं एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकूं। जैसे एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए एक तरीका ढूंढा जाएगा आगे, इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या तरीका मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो डिस्कशन यहाँ हो रहा है, इन डिस्कशन की ही वजह से वो 2 रिएक्शन आपको आसानी से याद हो जाएंगे जो वहाँ पर मिलने वाला है। समझ आई बात? तो इस मेथड से ये जो भी मेथड था, अच्छा पहले देख लेते हैं। आयोडीन इज रिवर्सिबल रिएक्शन दिस, ये रिवर्सिबल दिखा दिया है, बिकॉज आई फ्री रेडिकल जो यहाँ पे जनरेट होगा इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब कि ये टूटेगा भी तो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, ये हाइड्रोजन को निकालना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। एंड HI जो ये बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये बहुत बड़ा होता है और ये भी क्या होता है, टूटना चाहता है। ये टूट के हाइड्रोजन ईजिली दे देगा यहाँ से, और इसीलिए क्योंकि ये टूट के हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, इसीलिए ये एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। तो ये वापस क्या करता है, HI इसको रिड्यूस करके फिर से मीथेन में भेज देता है। बात समझ में आया? तो हम लोग कभी भी फ्लोरीनेशन नहीं कराएंगे इस मेथड से, कभी भी आयोडीनेशन नहीं कराएंगे इस मेथड से। ठीक है। तो कोई इनडायरेक्ट मेथड खोजा जाएगा इसके लिए आगे जो मिलने वाला है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, एल्केन की अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों ऐसी क्या बात है? वो इसलिए क्योंकि 3 डिग्री का जो आपका इंटरमीडिएट होगा, 3 डिग्री का अगर एल्केन है तो उसका जो इंटरमीडिएट आप बनाओगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री का आएगा और फिर किसका 1 डिग्री का आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है आपका। अगर फ्लोरीन या हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात की जाए कि इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन है F2, फिर कौन सा है, क्लोरीन है, फिर कौन सा Br2 और फिर I2। आपका ये हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी, फ्लोरीन के समझ ही गए होगे कि ये बंदा किसी को नहीं छोड़ता, जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन में ही छेद कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनों को भी खींच लेता है ये। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था, वीडियो पहले जो हम लोग देखे थे ना रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड, उसमें जाके आप आसानी से दोबारा से देख सकते हो, वहाँ भी डिस्कशन हुआ इन सारी बातों का। तो अब ये बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। तो ये भी एक मेथड था क्या करने का, एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन का। हम लोग क्या मटेरियल इसमें यूज़ किए, हम लोगों ने हाइड्रोजन यूज़ किया और साथ में कोई एल्केन यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, अगला जो हमारा मेथड है। इन सारे ही मेथड्स को हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए मैं पहले पढ़ा रहा था, उन रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए डिस्कस किया गया था ताकि ये सारी चीज़ें आपको आसान लगें और रटना ना पड़े, बल्कि याद हो जाए, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है। अब देखो ये एक और मेथड आया आपके सामने। नेक्स्ट मेथड जो है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड टू एल्कीन, ये भी देख चुके हैं हम लोग, है ना। ये एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद हो तो। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ये दोनों के दोनों ही। ये फ्री रेडिकल, ये जैसे भी देखेंगे ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एल्कीन है और हाइड्रोजन हाइलाइड है, ऐड करोगे तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है या जो इसका H है वो पहले जुड़ जाएगा उस कार्बन से जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल चलने वाला है इसमें। समझ में आई बात? और मार्कोनी-कॉफ रूल की अगर बात हो रही है तो मार्कोनी-कॉफ रूल आप पढ़ चुके हो पहले से ही। ठीक है। और वो कहाँ फेल होता है, कब फेल हो जाता है, वो सारी चीज़ें भी हमने देखा था। जैसे कार्बोकैटायन है जी इंटरमीडिएट जब बनता है और वो रीअरेंज हो सके तो वहाँ पे मार्कोनी-कॉफ रूल फेल हो जाता था। या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे फ्लोरीन लगा दिया गया था, फ्लोरीन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो उन सब में वो फेल हो जाता है। ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा था पिछले बार रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन भी हम लोग क्या डिटेल से जानते हैं, बस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड टू एल्केन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा इसमें, याद हो तो। अभी रिएक्शन में देख लें कौन सा बनेगा। फॉर्म एडिशन फॉलोज मार्कोनी-कॉफ रूल, और कौन सा रूल चलता है इसमें, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो होता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन अगर प्रेजेंस है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, जैसे कि इस वाले रिएक्शन में देखो, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन फॉलोज एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल्स। ध्यान दो कि अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है और हम लोग एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, यहाँ देखो गया, पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड खैरस इफेक्ट, इसे खैरस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट अपीयर्स ओनली विथ एडिशन ऑफ HBr, इट अपीयर्स, जैसे देख लो,
इट अपीयर्स ओनली विथ एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ HBr का जब एडिशन आप कर रहे होगे तभी पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कभी HCl का कर रहे होगे एडिशन, पेरोक्साइड ले भी लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस पर अगर मैं पेरोक्साइड ले भी लूँ तो भी यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोडक्ट में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ HBr जब हम करा रहे होंगे एल्कीन में तब होगा, तभी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देख लो ढेर सारे कन्वर्जन में इन दो रिएक्शन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ढेर सारे रिएक्शन में पूरे ऑर्गेनिक में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। HBr जो है आपका HBr का एडिशन टू एल्कीन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? खैरेस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ गए होगे, ये पूरा रिएक्शन आपका एडिशन रिएक्शन बहुत बार देख चुके हैं ना, इसलिए यहाँ दोबारा बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी यहाँ कहीं लिखा नहीं गया है कि कैसे इंटरमीडिएट बनना है, पहले स्टेप में कैसे क्या हो रहा है ना। तो आप पिछले लेक्चर में समझ गए होगे या उसका नोट्स बना लिए होगे इलेक्ट्रोफिलिक का जो भी था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नोट्स, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है जाके, ठीक है। तो ये आपका कई बार हम लोग देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा कम डिस्कशन है यहाँ पे। अगली बार मिलेगा तो सिर्फ इतनी सी सिर्फ रिएक्शन दिखा दिया जाएगा, वो सारी बातें, ये सारे डिस्कशन वो अंडरस्टूड रहेंगे पहले से ही, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट मेथड में, देखो ये वीक डाइहाइलाइड ये बनाना हो तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, एल्कीन लेते हैं, Br2 का एडिशन कराने जा रहे हैं, Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद करो वो पिछला इलेक्ट्रोफिलिक का जो भी था लेक्चर, उसमें इनका भी यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ से एक पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा, समझ आई बात। ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ फ्री रेडिकल पहले लिख उठा था गलती से। मैकेनिज्म इज फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पे देखो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये आपका यहाँ पे टर्मिनेट करेगा उल्टा, या ऐसे कर लो, ये आपका इसके पास जाएगा पहले ऐड हो जाएगा और एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, ये वाला कार्बोकैटायन देखो इंटरमीडिएट हुआ। लेकिन ये इंटरमीडिएट क्योंकि बगल में ही Br है, सेकंड पोजीशन पे Br है, तो वो Br ऐसे नहीं रह पाता, बल्कि क्या करता है इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है इसको और यहाँ पे प्लस चार्ज मिनिमाइज हो जाता है और एक कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बन जाता है इसका। वास्तव में होना तो चाहिए था, HCl के केस में ऐसा नहीं होता है, HCl के केस में कंप्लीट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है आपका, समझ लो बात को। पिछले वाले में इलेक्ट्रोफिलिक में जो हम लोगों ने देखा था वह कंप्लीट बनता है। कंप्लीट बनने का मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अगर मैं HBr का एडिशन करा रहा हूँ तो पहले ये H ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, इस तरह से बनता है, समझ में। तो ये कंप्लीट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। लेकिन इस केस में कंप्लीट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन इंटरमीडिएट बनता है कुछ इस तरह से, जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, Br पे होता है। अब एक Br तो बन गया आपका, अब बचा दूसरा Br माइनस के रूप में, तो ये माइनस के रूप में जो बचा है वो क्या करेगा, किसी एक कार्बन पे चाहे इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ से ये टूट जाएगा,